बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। टॉपिक हमारा है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें आज हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर पर और हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होने का मतलब हीट रिलीज होती है और हीट अब्सॉर्ब होने का मतलब कि उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जब वो रिएक्शंस होते हैं तो उनमें हीट जो है वो खारिज होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर है, जिससे आपके पास वाटर के 2 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर के आपके पास बनेंगे। हाँ, कल हमने एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। तो एंथैल्पी में हमने यही चीज़ डिस्कस की कि अगर हम रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे दैट विल बी द H1 और अगर हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी द H2 और डेल्टा H जो होता है दैट इज़ H2 माइनस H1 जो कि हमारे पास डेल्टा H नोट यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन आता है। इस रिएक्शन में जो कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट की साइड पर है। तो इट मीन्स कि हीट जो है वो इवॉल्व हुई है। हीट इवॉल्व हुई है, कितनी हीट इवॉल्व हुई है दैट इज़ -571 किलो जूल। इधर किलो जूल के साथ मैंने पर मोल नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये 571 किलो जूल 1 मोल की हीट रिलीज नहीं है बल्कि ये 2 मोल पानी के बनी हैं, तो इसलिए इतनी रिलीज हुई है। अगर आपने 1 मोल के लिए आपको ज़रूरत होगा तो आप इसे 571 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 571 डिवाइडेड बाई 2 जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द 285.5 किलो जूल। और 285.5 किलो जूल जो है वो आपके 1 मोल पानी के लिए एनर्जी रिलीज होगी -285.5। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें भी हीट जो है वो आपकी प्रोडक्ट वाली साइड पर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसकी जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज़ द -393.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर एक और बात आपको समझा दी जाऊँ कि किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो हमने H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में हमने देखा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड एंड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड। लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसी रिएक्शन को लेकर जाएं, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल को आप स्प्लिट करें इनटू द इट्स बेसिक प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास रिएक्टेंट जो कि हमारे पास हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी जो यहाँ पर रिलीज हुई है। दैट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सेम इज़ द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि 393.5 किलो जूल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। C plus O2 gives us CO2। तो जब ये होगा तो आपके पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन जब आप इसको CO2 को आप रिएक्ट करवाएं C plus O2 में तो यहाँ पर ये बन जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन -393.5 किलो जूल इस केस में। लेकिन जब आप उसको बैकवर्ड जाएंगे तो यही वाली अमाउंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। एंड सेम इज़ द केस विद एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में H2
और I2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास दो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है दैट इज़ द प्लस 53.8 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स के हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए हीट रिक्वायर है, यानी कि हीट जो है वो आपके रिएक्टेंट वाली साइड पर आएगी, नॉट एट द प्रोडक्ट साइड एज इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है N2O2, जो कि मिलकर आपके पास क्या बना रहे हैं NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ द 180.6 किलो जूल पर मोल। नहीं, ये 2 मोल्स के हैं, पर मोल का होगा तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास हवा में मौजूद है और ऑक्सीजन भी हवा में मौजूद है। इसके ये इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि इवन स्मॉल स्पार्क कैन इनिशिएट दिस रिएक्शन सो इजीली नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। अब इसी रिएक्शन को अगर आप बैकवर्ड लेकर जाएंगे तो यही रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है N2 प्लस O2 गिव्स अस NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहे हैं, और ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम NO को लेकर जाएं N2 और O2 में, तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा, और आपके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड इन द बैकवर्ड रिएक्शंस। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेली लाइफ रूटीन से हमने एग्जांपल्स ली हैं। जो हमारी डेली लाइफ रूटीन के रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ हीट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास जो है वो सबसे पहली एग्जांपल आपके पास आ जाती है कंबस्शन ऑफ फ्यूल की। कंबस्शन ऑफ फ्यूल यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कि आपने घर में कोयला, तेल, गैस और ये सब कुछ जो भी जलाया जा रहा है कुकिंग वगैरह के लिए, ये सारा आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, हीट इसमें इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट आपके पास एक बहुत बेसिक सा है कि फूड है, फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम लिपिड्स ले रहे हैं। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारी बॉडी में जाकर इनकी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में इनकी ब्रेक डाउन होगी, जिसकी वजह से ये फूड जो है वो बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को वार्म रखने में काम देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में हमारे पास कंडेंसेशन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो वाटर वेपर्स को जब दोबारा से लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं तो उसमें भी हमारी हीट जो है वो रिलीज होगी, और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देन आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग फ्यूल्स। जो हमारे फ्यूल्स वगैरह जो हैं वो नेचुरल गैस, जैसा कि मीथेन गैस है, अगर आप उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जो है वो बड़े बड़े टरबाइंस को चलाने के काम आती है, क्योंकि ये हीट जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और हाई प्रेशर पर हम उन टरबाइंस को चलाते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, जैसा कि हमारी ट्रांसपोर्ट में डीजल या पेट्रोल्स वगैरह जो है वो कंबस्ट हो रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जिससे हमारे व्हीकल्स जो हैं उनके इंजन्स रन करते हैं, और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा आपके पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होते हैं ये एक बहुत ही हाई लेवल के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जिनके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जो कि अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, और साथ हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं, जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में शामिल होता है। ये मैंने इसके अलावा जो है ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, ट्रांसपोर्ट बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास फायरवर्क्स होते हैं। फायरवर्क्स में
भी हीट, साउंड, लाइट, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सोडियम मेटल और वाटर जो है वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं और बहुत ही स्पीड से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पैदा होता है। सोडियम खुद जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है और हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट is why the ice is melting of ice is an endothermic reaction or an exothermic reaction? Then the answer is melting of ice is an endothermic reaction, क्योंकि ये हीट जो है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देता है सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है दैट इज़ कि क्या तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी। कुछ कंडीशंस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें रिवर्सिबल नहीं हो सकते। जिन कंडीशंस में रिवर्सिबल नहीं हो सकते वो हमारे पास आ जाते हैं कंबस्शन ऑफ कोल, फ्यूल, ऑयल, गैस, ये आ जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें जो है कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हो सकती हैं, जिसकी एक बहुत ही आम मिसाल हमारे पास हैबर्स प्रोसेस की है। हैबर्स प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो मिल करके क्या बना रहे होते हैं? अमोनिया गैस बना रहे होते हैं। और अमोनिया गैस जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन अगर आप इसका कैटलिस्ट आप हमें यूज़ करना पड़ता है और प्रेशर और कंसंट्रेशन की चेंजेस करनी पड़ती हैं, और वो सब चेंजेस के बाद आप हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया को दोबारा से हैबर्स प्रोसेस में बनी हुई अमोनिया को आप दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। It means there are some specific reactions under some specific conditions. Exothermic reactions can be reversible. Okay, thank you.